वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। पहले तो मुबारकें हो बहुत बहुत सबको भाई, सबके लिए क्लैपिंग मुझे कर देनी चाहिए। आप लोगों ने बहुत अच्छा रिजल्ट परफॉर्म किया। अब जरा जो दो 79 वाले हैं वो खड़े रहें, बाकी बैठ जाए। 79 वाले दोनों आए हुए हैं, सारे बैठ जाओ। जो दो 79 वाले हैं भाई, इनके लिए तो क्लैपिंग सबको करनी चाहिए, ये टॉप स्कोरर है ना। अब 78 पे जो कोई है वो खड़ा हो जाए। 78 पे कोई है, 77 पे, मेरे पास तो लिस्ट है पूरी, वो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, इसका मतलब 77 वाले आया है कोई। 76, 75 नहीं, 17 बच्चे हैं जिनके 70 से ऊपर है। 17 बच्चे हैं जिनके 70 से ऊपर है। हाँ जी, 70 से ऊपर वाला और कोई बैठा है यहाँ पे? 70 से ऊपर इन दोनों के अलावा टॉपर दोनों बैठे 79 वाले, बाकी सारे गायब है। तो चलो बढ़िया है यार, ये तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आया। वैसे ओवरऑल रिजल्ट ज्यादा है इस बार, पीछे ओवरऑल रिजल्ट ज्यादा है इस बार, 2-3% तो ज्यादा है। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों आपको भी बहुत बहुत मुबारक है सबको। हमारे पास जो रिजल्ट आया था देखो, हाईएस्ट गए हैं कार्तिकेय अग्रवाल और लीमा अग्रवाल, दोनों 79 पे ये दोनों खड़े हुए हैं। सेकंड हाईएस्ट है तनिष्क गुप्ता 77, काशवी सिंगल 77, ये तो सेकंड हाईएस्ट है। थर्ड हाईएस्ट गया है अंश गोयल और मान्या गुप्ता 76, आरव चोपड़ा 75, रिद्धि जैन 73, रोनिश 72, समकित जैन 71, रुद्र मित्तल भी 71, प्राची मिश्रा भी 71, रुद्राक्ष दुआ भी 71, रितिका भी 71, आरव चावला 70। मैंने 70 तक की बनवाई थी, 60 तक की नहीं बनवाई, अब ओनली 70 और अबव पे। तो पिछली बार तो किसी के 70 नहीं आए थे, इस बार सबके कितने बच्चों के 70 से ऊपर आ गए भाई। पेपर आसान था या आईसीआई ने, आपने मेहनत ज्यादा करी, ये दो ही ऑप्शन होते हैं। पेपर आसान था या मेहनत ज्यादा हुई है? मुझे लग रहा है कि मेहनत ज्यादा हुई है ना, या मैंने ज्यादा डराया हुआ था, या मैंने डरा के नंबर। देखो मैंने तो यार अपना काम किया, हाँ जी, लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सुनने में आया कि कुछ बच्चे फेल भी हुए। देखो यार, सारे तो पास नहीं होंगे ना, सारे तो पास नहीं होंगे, लेकिन जो हो गए भाई बहुत बढ़िया। आप सब अब आप इंटर का पार्ट है, सीए इंटर की जर्नी अब आपकी शुरू हुई। जितनी एफर्ट सीए फाउंडेशन में डाली, सेम ही एफर्ट्स इंटर में रखनी है, ना कम ना ज़्यादा। अब आप इंटर में काम करोगे। इंटर में अभी कोई नहीं डिसाइड करेगा कि मुझे ग्रुप 1 देना है या ग्रुप दोनों देने हैं, ये डिसीजन अभी कोई इस समय नहीं लेगा। अभी सिर्फ अपना सीए इंटर में क्या करवाना है आप सब ने? रजिस्ट्रेशन सीए इंटरमीडिएट में होगा, रजिस्ट्रेशन ग्रुप 1 या ग्रुप 2 में नहीं होता। रजिस्ट्रेशन सीए इंटरमीडिएट में होगा आपका आईसीआई के पास। जब आप अपना 9 महीने की पढ़ाई कर लोगे तो उसके बाद आपके पास जब आपका एग्जाम का ड्यू आएगा, अटेम्प्ट आएगा एग्जाम का, तब आपको एग्जाम फॉर्म भरने को बोला जाएगा। एग्जाम फॉर्म में आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि सिंगल ग्रुप देना है या सेकेंड ग्रुप देना है या फिर बोथ ग्रुप्स देने हैं। ये एग्जाम फॉर्म के समय डिसीजन लिया जाएगा। मान तो आप क्या करो, अभी रजिस्ट्रेशन करवाओगे है ना, और अपनी सीए इंटर की पढ़ाई शुरू करोगे। पहले ग्रुप 1 कंप्लीट होगा, हमारे यहाँ प्रोग्रेसिव स्टडी है, पहले 1 होगा उसके बाद 2 होगा। 1 करने के बाद अगर लगता है कि मैं 1 के साथ कंफर्टेबल हूँ, मुझे 2 लेना चाहिए, मतलब आप कंफर्टेबल का मतलब समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? आपके होमवर्क्स पूरे हैं, आपकी प्रैक्टिस पूरी है, आपके टेस्ट पूरे हैं, तो 2 को हाथ लगाओ। लेकिन अगर 1 में ही सर प्रैक्टिस नहीं करी, सर लॉ तो लॉ नहीं कुछ नहीं किया, सर टैक्स की तो प्रैक्टिस ही कुछ नहीं करी, तो भाई फिर 2 की तरफ जाने का क्या सेंस बनता है? सिंपल बात है ना। तो अभी ये डिसीजन छोड़ दो, अभी अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो सिर्फ। कमिंग मंडे से हमारा बैच रेगुलर हो जाएगा, मंडे से हम रेगुलर हो जाएंगे।
मंडे से मैं शुरू करूंगा कंपनी लॉ, क्योंकि कुछ हो सकता है बच्चे और भी मंडे से ज्वाइन कर लें, तो मैं कंपनी मंडे से शुरू करूंगा। तो फिर आज क्या करूंगा, आप बताओ आज क्या करना है? एलएलपी में कुछ बचा हुआ है वो कंप्लीट करते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं रह गया वो कंप्लीट, आज एलएलपी को कंप्लीट करेंगे और फिर क्लास जल्दी छोड़ देंगे। ये जबरदस्ती थोड़े ना कि बिठा के रखना 2 घंटे, में ज्यादा पढ़ाता ही नहीं, आपको पता है। हाँ जी, भगवान ने मेरे साथ यार जाती करी यार इस बार। 2 बच्चे मिले जिनके 79, ऑडिट में एक बच्चा मिला जिसके 79। भगवान जी एक एक नंबर और दे देते तो मैं तो खुश हो जाता 80। अच्छा, ऑडिट में भी या तो 79 मत देते ना, 69 दे देते। आपने तो ऑडिट में भी 79 हाईएस्ट कर दिए और लॉ में भी। ये तो भगवान जी थोड़ा सा ठीक भी है गलत भी है, मैं तो 80+ की उम्मीद कर रहा था। अच्छा 79 हाईएस्ट है हमारे बच्चों के, लेकिन वैसे एक बात को पता होनी चाहिए, मैंने फाउंडेशन में एनी बच्चा हैविंग द आइडिया जिसकी AIR 1 आई है उसके लॉ में कितने हैं? 92। देख लो आप, यानी ऐसे भी बैठे हैं 92 पे भाई। सोचो उन्होंने, उनकी पढ़ाई कितनी ज्यादा है। हाँ जी, मेरा सवाल 92 AIR 2 या 3 था, मैंने जिसकी फोटो देखी थी उसके कम थे लॉ में। AIR 2 या 3 थी शायद, लड़की थी, उसके 70 में 78 थे। तो मैं, हाँ 77 या 78 थे, तो मैंने बोला, मैंने कहा चलो हमारे बच्चों के AIR 3 से तो ऊपर ही है नंबर लॉ में, लेकिन AIR 1 तो यार 92 पे खड़ा है, तो इसके तो बाकी सब्जेक्ट्स में भी भैया ठीक होंगे। एनी आइडिया AIR 1? 366 और AIR 1 मिल गई। अब हमारे यहाँ हाईएस्ट अंश के गए हैं ना, अंश के 331 है ना, अंश बैठा हुआ क्लास में, तो नहीं अभी ऑनलाइन में भी नहीं है। ओके, अंश के 331 गए हाईएस्ट, सिर्फ 30 नंबर 35 नंबर दूर था अंश से, और इसको कोई रैंक नहीं मिली। ये तो बड़ा गलत हो गया। ये हाईएस्ट VGC का हाईएस्ट 331 है। मैं तो सोच रहा था कि भाई अब 331 ले लिए तो थोड़ी सी मेहनत और कर देता भाई। हाँ नहीं, इसके लॉ में 70s में है, इसके अकाउंट्स में भी 70s में है, लेकिन बाकी 2 में 90+ है। तो यहीं पे ही ये देखो ना, अब वो बच्चा जो AIR 1 है वो लॉ में भी 92 लेके बैठा है, तो 20 नंबर इसके लॉ में कम है, अकाउंट्स में भी 20-22 नंबर कम है, 40 नंबर सीधा इसके 90 होते तो ये भी यहीं होता, AIR 1 के आसपास होता। ये चलो जो हो गया बढ़िया है यार, पास होना जरूरी है CA में, पास हो गए। कोई ऐसा है जो आप में से बिल्कुल बॉर्डर पे पास हुआ 200.200? कोई ऐसा है? कोई ऐसा जिसके .40 किसी सब्जेक्ट में? होंगे भी तो हाथ थोड़े ना उठाएगा, बेइज्जती थोड़े ना कराएगा। चलो कोई बात नहीं, क्लियर होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। राव सर का वो ऑडियो नहीं सुना था, CA में 100 बच्चे होते हैं, फाउंडेशन 20 का निकलता है, देखो बेटा उस 20 में से इंटर में 2 आते हैं, क्योंकि 10% रिजल्ट होता है। मान लो फाइनल का भी 10 ही मान लो, तो उन 2 में से तो 10% 0.2 होता है। तो बेटा ये तो 1000 में से कोई 20 बच्चे हैं जो CA बनते हैं। हाँ पहली बार, तो कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, अगर पहली बारी में नहीं हुआ तो बात तो सही है कि क्या हो गया, नहीं निकला तो अगली बार निकल जाएगा जिनका रह गया। चलो बताना जरा, अब हम फटाफट से चेक कर लेते हैं, सारे सेक्शंस कंप्लीट हैं, जरा देखते हैं। 70 एनहांस पनिशमेंट्स, 70 याद है मैंने बोला था अगर एक ही अपराध दोबारा करोगे तो मैक्सिमम फाइन आपको कितना देना पड़ेगा? 2 बच्चों लेट डॉक्यूमेंट जमा कराओगे तो क्या लगती है? एडिशनल फीस।
एलएलपी पे कंपनी लॉ नहीं लगता, बट सीजी लगाना चाहे तो लगा सकती है। कोई पार्टनर एलएलपी को लोन देना चाहे दे सकता है। सीजी एलएलपी को लेके रूल्स बनाएगी वाइंडिंग अप के। वाइंडिंग अप वॉलेंटरली हो सकती है और ट्रिब्यूनल भी कर सकता है। ट्रिब्यूनल 5 केसेस में एलएलपी को वाउंड अप करता है। एलएलपी खुद वाइंडिंग अप वॉलेंटरली भी कर सकती है। इसके ऊपर जाएंगे रिकंस्ट्रक्शन अमलगमेशन। अगर एक एलएलपी दूसरी एलएलपी के साथ रिकंस्ट्रक्ट या अमलगमेट होना चाहती है तो लॉ मेकर कहते हैं इसके लिए किसका अप्रूवल चाहिए? ट्रिब्यूनल का। अब एक एलएलपी है जो दूसरी एलएलपी में अमलगमेट हो रही है, तो पुरानी एलएलपी की सारी अंडरटेकिंग किसको दे दी जाएंगी बेटा बताओ? नई एलएलपी को। पुरानी एलएलपी के जो केसेस है वो भी किसको ट्रांसफर कर दिए जाएंगे? पुरानी एलएलपी का डिसोल्यूशन हो जाएगा, वाइंडिंग अप नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा? डिसोल्यूशन। जो डिसेंटिंग पार्टनर्स होंगे उनको पैसे देके निकाल दिया जाएगा। बेटा याद करो 60 और 61 में क्या था? अगर एक एलएलपी अपने पार्टनर्स या क्रेडिटर के साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाह रही थी तो कॉम्प्रोमाइज कर सकती है, बट उसके लिए उनकी एक मीटिंग बुलानी पड़ेगी। अगर कितने पार्टनर्स मान गए याद है किसी को? 3/4 इन दी वैल्यू पार्टनर्स या क्रेडिटर मान जाते थे तो कॉम्प्रोमाइज या हो जाता था, बट इसके लिए ट्रिब्यूनल का अप्रूवल भी चाहिए होता था। बच्चों याद है इन तीनों सेक्शन में कॉमन बात थी 60, 61, 62। एलएलपीज कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट कर रही हैं क्योंकि उनकी हालत खराब है, वो बंद होना नहीं चाहती, वो किसी तरह से बचना चाहती है। इससे पीछे जाएं तो क्योंकि बहुत दिन का गैप हो गया, फॉरेन एलएलपी पड़ा था। ये क्या था बेटा? एक फर्म एलएलपी में कन्वर्ट हो सकता है, प्राइवेट कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है, और एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी भी किस में कन्वर्ट हो सकती है? एलएलपी पे। आरओसी को इन्फॉर्म करोगे, आरओसी आपको पुराना रजिस्ट्रेशन हटा के नया रजिस्टर कर देगा। कंपाउंडिंग ऑफेंस याद है क्या था? अगर आपने कोई अपराध किया जिसकी आपको फाइन लग गया तो आप कोर्ट में केस मत चलवाओ, उसके बाद आए डायरेक्ट रीजनल डायरेक्टर के पास जाके अपना फाइन पे कर दो और छूट जाओ। ये था। ये क्या था बेटा? आरओसी किसी से भी कोई सवाल पूछ सकता है, ऐसा कुछ सेक्शन था। फिर ये छोटे छोटे सेक्शंस थे बीच में, आप देखते जाना, मुझे बताना कि कुछ बचा क्या हुआ था। बचा क्या हुआ था? कोई बच्चा बताएगा बचा क्या हुआ था? कोई सेक्शन बचा हुआ था? पहले सेक्शन बताओ कोई। कोई बात नहीं योगेश, योगेश लिख रहा है मेरा पूरा ग्रुप रह गया सर। कोई बात नहीं बेटा, मुझे तेरा चेहरा नहीं याद। सेकंड लाइन वाला ग्रुप है ना तेरा? अच्छा, नहीं मुझे पता लग गया, दुख लगा भाई जिनका रह गया। हाँ जी, कहीं तो कुछ ना कुछ तो कमी छूटी होगी ना। कई बार कमी नहीं छूटती, डेस्टिनी रिस्पॉन्सिबल होती है। कोई बात नहीं, अगली बार निकल जाएगा उनका। अच्छा, ये हो गए थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी, हो गए थे। इफेक्ट ऑफ अदर लॉज, सिर्फ डेफिनेशन रह गई थी। अच्छा ऊपर देखना, ऊपर का भी सारा हुआ पड़ा है। तो एलएलपी की सिर्फ क्या रह गई थी? डेफिनेशंस। ओके क्लास, शुरू कर रहे हैं डेफिनेशंस। एक मिनट बस, इसको निकाल लें। ये लीजिए, एड्रेस। यस बेटा, बोर्ड पे प्लीज। एलएलपी की किताबों में कहीं पे भी वर्ड अगर क्या आ रहा है? एड्रेस। अगर पार्टनर के एड्रेस की बात हो रही है तो पार्टनर का कौन सा एड्रेस देखा जाएगा? घर का। और अगर किसी बॉडी कॉर्पोरेट के एड्रेस की बात हो रही है तो बॉडी कॉर्पोरेट का कौन सा एड्रेस देखा जाएगा? रजिस्टर्ड ऑफिस। एग्जाम्पल, आपको याद है एक सेक्शन था जिसमें लिखा था एलएलपी एग्रीमेंट में पार्टनर का नाम और एड्रेस आएगा, तो पार्टनर अपना नाम लिखेंगे, एड्रेस कौन सा लिखेंगे? पार्टनर अपना घर का एड्रेस। और अगर एक कोई बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर है, मान लो एलएलपी में 2 पार्टनर है, एक्स, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई प्राइवेट लिमिटेड। एक्स तो अपने घर का एड्रेस डाल देंगे, वाई कहाँ का एड्रेस, वाई लिमिटेड कहाँ का एड्रेस डालेगी बेटा? अपना रजिस्टर्ड एड्रेस। देख लो यही बात यहाँ पे लिखी है, एड्रेस पार्टनर का क्या होना चाहिए? उसका इंडिविजुअल है तो उसका घर का एड्रेस, बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसका ऑफिस का एड्रेस। सर बॉडी कॉर्पोरेट किसको बोलते हैं? डेफिनेशन से पहले याद है किसी को बेटा बॉडी कॉर्पोरेट कौन था?
जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है उन्हें बॉडी कॉर्पोरेट्स बोलते हैं। इसमें कंपनी आएंगी, फॉरेन कंपनी आएंगी, बोलो एलएलपी आएगा, फॉरेन एलएलपी आएगा, ये चारों आएंगे। देख लो, कंपनी आएगी, एलएलपी आएगी, फॉरेन एलएलपी आएगी और फॉरेन कंपनी, क्योंकि चारों की सेपरेट लीगल एंटिटी है तो चारों ही बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं। अब आगे बढ़ती है। कॉर्पोरेशन सोल यानी राष्ट्रपति, हमारे देश का जो राष्ट्रपति है ना, प्रेसिडेंट, वो उनको बोलते हैं कॉर्पोरेशन सोल। तुम्हें पता होना चाहिए मिसेस मुर्मू जो हमारी इस समय राष्ट्रपति हैं और प्रेसिडेंट, इन दोनों के बीच में भी सेपरेट लीगल एंटिटी है। मतलब मुर्मू और प्रेसिडेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं। ध्यान से सुनना, जैसे डायरेक्टर्स और कंपनी अलग अलग होते हैं, ऐसे मिसेस मुर्मू और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेपरेट है, दोनों के बीच में पर्दा है। मुर्मू काम करेंगी, लेकिन काम किसके नाम पे होगा? मिसेस मुर्मू के नाम पे या प्रेसिडेंट के नाम पे? प्रेसिडेंट के नाम पे। मिसेस मुर्मू एक कॉर्पोरेट, प्रेसिडेंट ना एक अकेला वर्ड है तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे कॉर्पोरेशन सोल। कॉर्पोरेशन सोल की भी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। आई रिपीट, कॉर्पोरेशन सोल की भी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, लेकिन उससे बॉडी कॉर्पोरेट माना नहीं जाएगा, क्योंकि वो बॉडी थोड़े ना, वो तो एक इंडिविजुअल है। क्या बात क्लियर? कॉर्पोरेशन सोल को एक्सक्लूड कर दो। सर कॉर्पोरेशन सोल में सिर्फ प्रेसिडेंट आएगा? आप एक एग्जांपल और लिख लो, गवर्नर। दिल्ली के जो गवर्नर है, गवर्नर भी कॉर्पोरेट सोल है। एग्जांपल देता हूं, मान लो दिल्ली के गवर्नर अशमीत सिंह को बना दिया, मैं बन जाऊंगा, मुझे बनाना मत, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, बनाना चाहो बना दो। हाँ, अब आप बताओ, अगर मैं दिल्ली का गवर्नर बन गया तो मैं और गवर्नर अलग अलग हैं। गवर्नर जो पोस्ट है सब कुछ उसके नाम पे होगा, मैं सिर्फ उस कुर्सी पे बैठूंगा, मेरे नाम पे कुछ भी नहीं होगा, जो कुछ भी होगा गवर्नर के नाम पे होगा। तो प्रेसिडेंट और गवर्नर अपने नाम पे, जो बंदे इन कुर्सियों पे बैठे हैं अपने नाम पे कुछ नहीं करते, ये जो भी करते हैं अपने डेजिग्नेशन के नाम पे करते हैं। इन्हें बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानना। सेकंड नंबर, कोऑपरेटिव सोसाइटी, छोटे लोगों की सोसाइटी होती है, किसान लोग बन के बना लेते हैं सोसाइटी। हाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, हमने फाउंडेशन में भी सीखा था, छोटे लोग मिलके बना लेती है। एग्जाम्पल, बहुत सारे फार्मर्स ने मिलके एक सोसाइटी बनाई, सारी अपने अपनी फसलें, जितनी भी फसलें वो उगाते हैं अपने अपने खेतों में, एक सोसाइटी को लाके दे देती है। फार्मर्स उस सोसाइटी के मेंबर्स हैं, सारे अपनी अपनी फसलें लाके उस सोसाइटी को दे देते हैं। फिर सोसाइटी उस फसलों को ट्रक पे लोड करके शहर में लाके, सिटी में लाके बेचती है। क्या क्लियर? सारे फार्मर्स अपनी सब्जी सोसाइटी को देते। सोसाइटी किसकी है? उन फार्मर्स की है। क्लियर? सोसाइटी के नाम पे एक ट्रक खरीद रखा है, एक वेयर हाउस ले रखा है सोसाइटी के नाम पे, सारे किसान अपनी सब्जियां लाके उस सोसाइटी के वेयर हाउस में रखते हैं, सब्जियों को पैक करके ट्रक पे लोड करके शहर में ले जाके मंडी में बेचा जाता है। ऐसा ही बिजनेस चलता है। जो भी प्रॉफिट होता है कॉमन फास्ट, वो किस में बढ़ जाता है? सारे मेंबर्स में। और मेंबर्स कौन है? फार्मर। सारे बाहर का बंदा नहीं होता है इसमें, फार्मर्स की ही सोसाइटी होती है। क्लियर है? सोसाइटी बिल्कुल कंपनी की तरह होती है। जैसे कंपनी में शेयर होल्डर पैसा लगाती है, सोसाइटी में किसान लोग पैसा नहीं लगाते, ये अपनी हार्डवर्क, अपनी फसल, ये चीजें प्रोवाइड करती है। आपने नाम सुना होगा अमूल का, अमूल, आनंद मिल्क उद्योग लिमिटेड। अमूल आज एक कंपनी है, बट अमूल की अगर आप शुरुआत देखोगे तो अमूल वॉज नॉट अर्लियर अ कंपनी। स्टार्ट अमूल ने कैसे किया था? इट वॉज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अमूल की शुरुआत ऐसे हुई थी। बहुत सारे, अमूल क्या करता था, बहुत सारे किसानों ने मिलकर एक अमूल को बनाया। क्लियर? सब अपनी अपनी भैंसों का दूध, गाय का दूध ले जाके अमूल को देते थे। अमूल उन्हीं किसानों की थी, उन्हीं दूध वालों की थी। सारा दूध फिर इकट्ठा करके उसको पैस्चराइज करके, जो भी प्रोसेस करना है करके, शहर ला के उसको बेचा जाता था, और जो प्रॉफिट होता था सारे दूध वालों के बीच में बढ़ जाता था। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ज़्यादा दूध वालों को जोड़ लिया अपने साथ, ज़्यादा दूध वालों को जोड़ लिया। अब दूध वालों ने, सबने अपना अपना दूध अमूल को दिया, अमूल ने प्रॉफिट कमाया, दूध वालों में बांट दिया। ऐसे चला। जब अमूल का साइज बढ़ गया, अमूल ने गेम खेल दी। अमूल ने क्या किया? अपने आप को क्या रजिस्टर करवा लिया? पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी बनाने से अमूल को क्या फायदा हुआ पता है? जब तक वो कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, वो अपना शेयर पब्लिक को इशू नहीं कर सकती थी। जब तक वो कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, उसके मालिक सिर्फ फार्मर्स थे, सिर्फ दूध वाले थे। लेकिन कंपनी बनते ही, अब क्या उसमें आम शेयर होल्डर भी शेयर खरीद सकते हैं अमूल के? आप और मैं भी खरीद सकते हैं। क्लियर? तो कोऑपरेटिव, आज भी आपने नाम सुना होगा लिज्जत पापड़ का।
जो पापड़ खाते, पापड़ जो खाया जाता है घर में, लिज्जत पापड़ एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, बहुत सारी औरतों ने मिलकर, गांव की औरतों ने मिलकर एक सोसाइटी बना रखी है। लॉ कहता है कोऑपरेटिव सोसाइटी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, बिल्कुल होती है अश्मीत। मैंने कहा सर तो फिर अगर इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है तो इसको बॉडी कॉर्पोरेट मानिए प्लीज। कहते नहीं अश्मीत, ये छोटे लोग मिलके बनाते हैं, इन पे लॉ मत लगाओ ज्यादा, अगर ये बॉडी कॉर्पोरेट बन गए इन पे बहुत सारे लॉ लग जाएंगे। बेशक इनकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, फिर भी इन्हें बॉडी कॉर्पोरेट माना नहीं जाएगा, क्योंकि छोटे लोग हैं, लॉ इनके ऊपर ज्यादा लॉ लगाना नहीं चाहता। तो दो लोग जिनको मना किया, वो दो लोग कौन कौन से हैं बेटा, बताना जरा। कॉर्पोरेशन सोल और कोऑपरेटिव सोसाइटी। तीसरे नंबर पे कौन आया, कोई और जिसको सीजी मना बोल दे। मान लो सीजी कल को बोल दे कि फॉरेन कंपनी को भी मत मानो, तो फिर हम फॉरेन कंपनी को भी नहीं मानेंगे बॉडी कॉर्पोरेट। फिलहाल तो दो ही चीजें जिसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानना, कौन कौन सी दो चीजें, और सीजी और किसी को मना कर दे हम उसको भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानेंगे। बट एक बात ध्यान रखना, सीजी कभी भी किसी कंपनी को मना नहीं कर सकती। कंपनी इज ऑलवेज, देखो यहां पे एक लाइन लिखी है, हाँ जी, सीजी किसी को भी मना कर सकती है। एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट नॉट बीइंग अ कंपनी, इसका मतलब क्या हुआ नॉट बीइंग अ कंपनी। सीजी कभी ऐसे नहीं बोल सकती कि कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट मानी नहीं जाएगी, कंपनी इज ऑलवेज अ बॉडी कॉर्पोरेट। फिर सीजी किसको मना कर सकती है, सीजी ऐसा बोल सकती है एलएलपी नहीं माना जाएगा, फॉरेन एलएलपी नहीं माना जाएगा, फॉरेन कंपनी नहीं मानी जाएगी, इनको मना कर सकती है। बट कंपनी विल ऑलवेज रिमेन अ, सीजी जिनको बोल देगी वो भी बॉडी कॉर्पोरेट माने नहीं जाएंगे। बट सीजी कैसे बोलेगी, सीजी को नोटिफिकेशन लाना पड़ेगा, ऑफिशियल गजट में बोलना पड़ेगा आज से इन लोगों को बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानना। क्या बात क्लियर है? एक बार मेरे साथ 1 मिनट, सब बच्चे जरा बोर्ड पे देख के बताना, मैंने किस किस को बॉडी कॉर्पोरेट माना, गिन के बताओ। पहले नंबर पे, आवाज नहीं आई, पहले नंबर पे कंपनी, दूसरे नंबर पे फॉरेन कंपनी, कंपनी के दोनों निपटा दो ना, कंपनी फॉरेन कंपनी, फॉरेन एलएलपी, चारों हो गई बॉडी कॉर्पोरेट। दो चीजें जो मैंने मना करी, और तीसरी चीज सीजी और भी किसी को अगर मना कर दे वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी माना, सॉरी वो भी बॉडी कॉर्पोरेट माना नहीं जाएगा, एक्सेप्ट कंपनी को सीजी कभी नोटिफाई नहीं करके बोल सकती कि इसको बॉडी कॉर्पोरेट मत मानिएगा। कंपनी विल ऑलवेज रिमेन अ बॉडी कॉर्पोरेट। क्या बात क्लियर है? सब बच्चों ने लैंग्वेज पढ़ लिया एक बार? 1 मिनट बेटा ले रहा हूं डाउट आपका। हाँ जी, अब आप बोलो। हाँ, कंपनी एज डिफाइंड इन क्लॉज 20 of 2, यानी कौन सी कंपनी की बात हो रही है, सिर्फ इंडियन कंपनीज। सीजी इनको कभी मना नहीं कर सकती कि तुम बॉडी कॉर्पोरेट माने नहीं जाओगे, तो फिर सीजी मना किसको कर सकती है कि तू नहीं माना जाएगा बच्चू? देखो सीजी मना किसको कर सकती है, बताओ जल्दी से। यहां लिखा था मैंने, सीजी क्या कंपनी को मना नहीं कर सकती, इसको मना कर सकती है फॉरेन कंपनी को कि आज से तू बॉडी कॉर्पोरेट माना नहीं जाएगा, एलएलपी तू नहीं माना जाएगा, या फॉरेन कंपनी तू नहीं माना जाएगा, फॉरेन एलएलपी तू नहीं माना जाएगा, इन्हें मना कर सकती है। कंपनी विल ऑलवेज रिमेन अ बॉडी कॉर्पोरेट। बोलो, अरे जोर से बोलो, अरे सारे बोलो। चलो, हम बोलते हैं एलएलपी कोई भी बिजनेस करे, एलएलपी चैरिटी के लिए बनाना अलाउड या नॉट अलाउड? एलएलपी कोई भी ट्रेड, कोई भी प्रोफेशन, कोई भी सर्विस, कोई भी ऑक्यूपेशन करे, बट वो एक्टिविटीज ना करे जो किसने मना कर रखी है, सीजी ने। एग्जाम्पल, सीजी ने मना करा है कोई एलएलपी क्रिमिनल एक्टिविटीज नहीं करेगी, समझ आता है, क्रिमिनल ड्रग्स वगैरह नहीं बेचेगी। कोई भी ट्रेड, ट्रेड क्या होता है हिंदी में बताओगे? ट्रेड लेन देन, परचेज सेल, एलएलपी सामान खरीदती है बेचती है, वो ट्रेड है। प्रोफेशन, एलएलपी सीए लोगों ने मिलकर एलएलपी बनाई, कंसल्टेंसी दे रहे हैं, वो प्रोफेशन हो गया। थर्ड, कोई भी सर्विस, हमने इंश्योरेंस एलएलपी बना ली, हम लोगों को इंश्योरेंस सर्विस दे रहे हैं। अगला वर्ड क्या? हम कोई भी ऑक्यूपेशन, हमने एक फैक्ट्री बना रखी है, एलएलपी बना के कुछ भी करो, बस एक काम मना करा, जो कौन मना कर रहा है दोस्तों बोलो? सीजी। तो बिजनेस का मतलब क्या है? आप कोई भी ट्रेड, कोई भी प्रोफेशन, कोई भी सर्विस करो, बट वो काम मत करो जो सीजी ने मना किया। क्लियर है बच्चों? अगला सवाल, सर चार्टर्ड अकाउंटेंट किसको बोलते हैं? अरे वाह, उस चार्टर्ड अकाउंटेंट, बेटा चार्टर्ड अकाउंट की डेफिनेशन आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट में मिलेगी। उस चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसकी डेफिनेशन कहां पे लिखी हुई है? सर अपने कोर्स में नहीं है, थोड़ी बता दो ना प्लीज, उसमें क्या लिखा है, लो पढ़ लो। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट में लिखा है सीए उसको मानेंगे जिसका नाम आईसीएआई के रजिस्टर में एंटर हो गया।
अगर आपका नाम आईसीआई के रजिस्टर में लिख दिया गया तो आप क्या हैं? यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो सिर्फ एग्जाम पास करने से सीए बन जाएंगे या मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा? क्या देनी पड़ेगी? फीस। और आपका नाम कौन से रजिस्टर में लिखा जाएगा बताइए? सीए आईसीआई का रजिस्टर ऑफ मेंबर है, उसमें आपका नाम लिखा जाएगा। इसमें नाम लिखा जाएगा, फिर आपको ये लोग एक नंबर अलॉट करेंगे जिसे बोलते हैं मेंबरशिप नंबर। आप सबको अपना अपना मेंबरशिप नंबर मिलेगा, तब आप आईसीआई के मेंबर माने जाएंगे। तो हु इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट? अ पर्सन जिसके पास आईसीआई का मेंबरशिप नंबर है, जिसका नाम आईसीआई के रिकॉर्ड में है। मजे की बात पता है, हर साल मेंबरशिप फीस देनी पड़ती है नाम इसमें रखने के लिए। नहीं देंगे नाम मेंबरशिप फीस तो कोई बताएगा क्या होगा? आवाज नहीं आई? फीस देनी बंद तो नाम हट जाएगा। हाय नाम हट गया रजिस्टर में से तो क्या होगा बताओ? नो, यू आर नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। डोंट यूज सीए इन योर नेम. You can't use CA in your name because you are not a CA. Who's a CA? जिसका नाम वहां पे और वहां उसका नाम होगा जो हर साल क्या पे करेगा? मेंबरशिप फीस। पता है मजे की बात, देखो रिजल्ट आया, आपसे पहले फाइनल का रिजल्ट आ गया। मैं इंस्टा पे एक रील देख रहा था, नहीं फेसबुक पे एक आर्टिकल था, नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, किसी ने लिख रखा था नए चार्टर्ड अकाउंटेंट अभी अपना नाम मत लिखवाना रजिस्टर में, क्योंकि बस 1 महीना बचा है मार्च। अगर अभी लिखवा दोगे तो इस साल के, ये साल तो खत्म हो गया, इस साल की फीस अभी क्यों दे रहे हो? अपना नाम कब लिखवाना? अप्रैल से लिखवाना, नहीं तो अगर अभी लिखवाओगे तो इस साल की भी देनी पड़ेगी और अप्रैल से अगले साल की भी देनी पड़ेगी। नहीं, वो 3,000 5,000 6 जो भी फीस है वो देनी पड़ेगी साल की, एनुअल। मेरा डाउट, बोलो जी क्लियर है? तो सीए बनने के लिए आपका नाम कहां पे होना चाहिए? अब मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। सर एक बच्चा है, नाम है उसका केशव, केशव सीए बना, केशव ने एग्जाम पास कर लिए, केशव नाम सीए बन गया। ध्यान से प्लीज, ध्यान से सुनना क्लास। केशव ने एग्जाम पास किए, उसने आईसीआई को अप्लाई किया और आईसीआई की मेंबरशिप ले ली। बच्चों बताओ, जब आईसीआई की मेंबरशिप ले ली तो केशव इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। केशव यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज पर दैट लॉ। अब आगे सुनो, केशव जब आप सीए बनोगे बेटा तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। आप या तो जॉब करो या तो प्रैक्टिस करो। जॉब का मतलब सीधा जाके नौकरी पे घुस जाओ, प्रैक्टिस का मतलब अपना ऑफिस खोल के बैठ जाओ और लोगों के रिटर्न भरो, लोगों का ऑडिट करो। आपको क्या करना है? आपके पास दोनों ऑप्शन है। अगर तो जॉब करनी है तो जाओ जॉब में घुस जाओ, बट अगर आपको क्या करनी है, जॉब नहीं करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है, तो फिर आईसीआई को फिर अप्लाई करो अंडर सेक्शन 6। उन्हीं के सेक्शन 6 में अप्लाई करो। आईसीआई मुझे प्रैक्टिस करनी है, प्लीज मुझे सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दो। आईसीआई आपको सर्टिफिकेट इशू करेगा, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। जब आपको सर्टिफिकेट मिल गया तब हम आपको सीए मानेंगे, सीए एज पर एलएलपी एक्ट। यानी एलएलपी एक्ट में सीए बनने के लिए आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना जरूरी है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं है तो आप कौन से लॉ में सीए हो और कौन से में नहीं हो? बात समझ आ गई मेरी? दोबारा, अगर आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं है तो आप सीए हो एज पर सीए एक्ट, लेकिन एलएलपी एक्ट आपको सीए नहीं मानेगी। एलएलपी एक्ट आपको सीए कब मानेगी? जब आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो। किसी को मेरी बात समझ आई? तो सीए बनने के बाद पहले मेंबरशिप लेनी पड़ती है तो सीए बन जाते हैं, और अगर प्रैक्टिस करनी है तो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लिए जाते हैं। बोलो क्लियर है? तो पढ़िए, व्हाट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट एज पर चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट। जल्दी बताना, जब मैं बोल रहा हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट एज पर चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट तो इसका मतलब क्या है? उसका नाम आईसीआई के रजिस्टर में होना चाहिए, लेकिन आगे मैंने क्या लिखा? विद साथ में उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए। यानी भाई और बहनों, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जॉब कर रहे हैं, एलएलपी एक्ट उन्हें सीए नहीं मानती। एलएलपी एक्ट में सीए कौन है? जो जॉब कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस में है, जो प्रैक्टिस में। क्लियर है? आवाज नहीं आई? यहां तक बात क्लियर है? अगला सवाल किसी को याद है? व्हाट वाज डेजिग्नेटेड पार्टनर? पार्टनर डेजिग्नेटेड अंडर सेक्शन
सेक्शन 7 याद कराना, कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर होने जरूरी होते हैं, जिनमें से एक इंडिया का। ये सारी बातें सेक्शन में करी हैं, क्लियर है। अब एक अगला वर्ड सुनो, एंटिटी। ये बड़ा वर्ड है एंटिटी। एंटिटी एक, इसमें बॉडी कॉर्पोरेट आएगी, आवाज नहीं है, एंटिटी में कौन आएगा बेटा बताओ, प्लस फर्म भी आएगा। फर्म इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट बट फर्म इज अ एंटिटी। तो बताओ, ए बॉडी कॉर्पोरेट में सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट आएंगे, बट एंटिटी में तो बॉडी कॉर्पोरेट भी आएंगे प्लस पार्टनरशिप फर्म भी आएगा। तो अगर किसी सेक्शन में आपको एंटिटी लिखा हुआ मिले तो आप वहां फर्म को भी कंसिडर करना, लेकिन अगर किसी सेक्शन में बॉडी कॉर्पोरेट लिखा मिले तो वहां पार्टनरशिप फर्म को कंसिडर नहीं करना। क्या बोला मैंने, दोबारा बोल रहा हूं दोस्तों, एंटिटी का मतलब क्या होता है, अनइंक्लूड्स। कहते देखो कुछ सेक्शन है, देखो ये सेक्शन नंबर है जिसमें आपको ना एंटिटी वर्ड लिखा हुआ मिलेगा, तो वहां पे एंटिटी में किसको इंक्लूड कर लेना दोस्तों, बोलो फर्म को। आवाज नहीं आई, एंटिटी में बॉडी कॉर्पोरेट आएगा या कुछ जगहों पे फर्म भी आएगा, कुछ जगहों पे फर्म भी आएगा। जहां जहां पे एंटिटी लिखा हो वहां पे फर्म भी आएगा इन सेक्शंस में, ठीक है। तो मेरे नजरों में बताना, एंटिटी बड़ा वर्ड है या बॉडी कॉर्पोरेट बड़ा वर्ड है, एंटिटी बड़ा वर्ड। मैं वेट कर रहा हूं, छोटे कुछ कहना है मुझसे पूछ लो, इतने सीरियस क्यों बैठे हो, सुबह ज्यादा पढ़ लिया क्या, एंटर है, कह रहा है एंटर है। मेरी क्लास में तो सीरियस बैठना ही नहीं है, फाउंडेशन में बैठे थे, फाउंडेशन लॉ में सीरियस थे तुम लोग, पास हो गए ना, नंबर आ गए ना, अरे सीरियस होके नहीं बैठना यार, टेंशन नहीं, मैं सीरियस होके क्या पढ़ना यार। हाँ जी, फाइनेंशियल ईयर, कोई हेल्प करेगा मेरी, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को शुरू होगा और कब खत्म होगा, मैं वेट कर रहा हूं। फाइनेंशियल ईयर अप्रैल में शुरू होता है और कब खत्म होता है, 31 मार्च। फिर व्हाट इज कैलेंडर ईयर, कोई बच्चा हेल्प करेगा, कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च है, लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनना, लॉ कहता है एक फाइनेंशियल ईयर की, माइक देना बेटा, माइक देना, बच्चे किसी को भी दे दो, जिसको तुम्हारा मन करे उसको दे दो। अबे दे दे, इस लड़के को दे दे यार। हाँ यस सर। डर तो नहीं रहा? नहीं बेटा मुझे बता, आज क्या तारीख है? नहीं, आज वाली तारीख थोड़ी देर बाद लेते हैं अभी। बेटा 1 मई 2026 को किसी एलएलपी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। यस सर। बताओ इसका फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? 26 to 27। यहां से कहां तक? 1 अप्रैल 2026। नहीं, मई में बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो अप्रैल से अकाउंटिंग ईयर बनाएगा क्या? अप्रैल में तो उसने कोई काम किया ही नहीं, वो तो इनकॉर्पोरेट ही कब हुआ है? मई में। समझिए। तो पहला फाइनेंशियल ईयर क्या होगा इसका? 1 मई 26 से 31 मार्च 2027। बिल्कुल ठीक बोला, डर क्यों रहे? 7 वाले को दियो। एक एलएलपी ने अपना बिजनेस 1 अगस्त 26 को शुरू किया। यस सर। उसका पहला फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? सर 31 मार्च 28 है 27 27। भाई आप बिजनेस कभी भी शुरू करो, आपको खत्म तो कब करना है दोस्तों बताओ? 31 मार्च 27। एक एलएलपी ने अपना बिजनेस 1 अक्टूबर 26 को शुरू किया। अब लॉ ने बोला जिन्होंने भी 30 सितंबर के बाद बिजनेस शुरू किया उनका पहला फाइनेंशियल ईयर अगले से अगले साल खत्म होगा। 28। यस, कुछ समझ आया किसी बच्चे को? जिन्होंने भी अपना बिजनेस कब शुरू किया, एलएलपी जो भी इनकॉर्पोरेट हुई है आफ्टर 30 सितंबर, जो भी एलएलपी 30 सितंबर के बाद बनी है उसका पहला फाइनेंशियल ईयर अगला 31 मार्च है या अगले से अगला 31 मार्च है? अगले से अगला 31 मार्च है। तो जिन्होंने अपना बिजनेस अक्टूबर में शुरू किया, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में या मार्च में, उनका अगला ये वाला 31 मार्च नहीं होगा बल्कि अगला 31। अब मुझे आंसर कौन देगा? पीछे दियो जरा माइक। हाँ जी छोटे, हेलो हेलो, क्या नाम है? ऋषि जैन सर।
ऋषि जैन। नहीं समझ आया। ऋषि, अरे सरनेम की जरूरत नहीं है, ऋषि है ना नाम तेरा। हाँ मेरा डाउट। अच्छा ऋषि, बच्चे एक बात बता, आज तारीख क्या है? आज तारीख 16। 12 मार्च 2000। तू तो डेट में ही कंफ्यूज हो रहा है भाई। तू डर रहा है तो बता, माइक चेंज कर दे। सर कोई दिक्कत नहीं है। एक एलएलपी ने अपना बिजनेस आज ही शुरू किया, ऋषि एलएलपी, आज ही अपना बिजनेस शुरू हुआ है। ऋषि भाई बताइए पहला फाइनेंशियल ईयर कब होगा? आज बिजनेस शुरू हुआ है 12 मार्च 26 को। सर आज से चालू होगा कर दिया 31 स्टार्ट, मार्च। कब तक? 31 मार्च 2028। 20? 2028। नहीं समझ आया। 28 बोला? मेरे को थोड़ा कम समझ आता है। हाँ हाँ जी, मेरा डाउट। ओके, बिल्कुल सही इंटरप्रिटेशन। क्यों बेटा? साथ वाले को दियो जरा ऋषि माइक। बेटा बता, इसने 31 मार्च 27 क्यों नहीं किया? इसने 31 मार्च 28 क्यों किया? जल्दी। इसका बिजनेस स्टार्ट कब हुआ है? 12/3। 12 मार्च को। 12 मार्च। लॉ मेकर क्या बोलते हैं? जिन्होंने भी सितंबर के बाद बिजनेस शुरू किया, यानी अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, या फिर भाई नवंबर के, सितंबर के बाद जिन्होंने भी बिजनेस शुरू किया, उनको 31 मार्च को नहीं करना, इस वाले अगले 31 मार्च को करना है। समझ आया? चल बता मुझे, 1 नवंबर 26 को एक एलएलपी ने अपना बिजनेस शुरू किया है, बता इसका पहला फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? 31/3/28। और अगर इसी ने 1 अगस्त 26 को किया होता? अगस्त 28। 31/3/28। 31/3/28। 28 क्यों? बीच में 27 खत्म नहीं हो रहा क्या? पहले 26 चल रहा, 27 पहले नहीं खत्म हो रहा, तो बात पकड़ ही नहीं पा रहा। सॉरी 8 है, सॉरी देखा नहीं मैंने। 27 में आएगा। बेटे ये मत सोचियो ये डेमो चल रही है, मैं प्यार से बात करूंगा, मैं 2 बार प्यार से बोलता हूं। नहीं लेनी किसी ने क्लास, ना लेना, सीधी बात है, मैं 2 बार प्यार से बोलूंगा। मैंने क्या बोला? ये 8 है, तूने क्या सोचा था इसको? सर मुझे 3 दिख रहा है यहाँ से। हैं? बोल बोल बोल। सर मुझे 3 दिख रहा था एक्चुअल में। तो 3 लगा था। ये 3 हो सकता है यार, सबको पढ़ने का अपना अपना तरीका है। कंसेप्ट सर को समझ आ गया? हाँ सर आ गया। क्या नाम है तेरा? सर नागेंद्र। नागेंद्र। बच्चे कंसेप्ट क्या है, एक बार कंसेप्ट बोल बच्चे। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा, यस और नो? ठीक है। लेकिन जिन्होंने बिजनेस 30 सितंबर के बाद शुरू किया, वो इस 31 को क्लोज नहीं करेंगे, बल्कि अगले 31 को क्लोज करेंगे। एक मिनट बेटा, एग्जाम्पल था, देख 30 सितंबर है ना, मैंने तेरे को क्वेश्चन दिया, 1 अगस्त को बिजनेस शुरू किया, अब 30 सितंबर से पहले कर लिया तो मैं इसी 31 को बुक्स क्लोज कर दूंगा, मेरा फाइनेंशियल ईयर ये होगा। लेकिन फिर मैंने तेरे को एग्जांपल दिया, 1 नवंबर 26 को बिजनेस शुरू किया, नवंबर 30 सितंबर के बाद का डेट है, तो इनको लौने का इस 31 को मत करो, अगले 31 को कर लेना। इस 31 को करते तो 27 होता, लौने का अगले 31 पे करो, तो 31 मार्च 28 हो। ठीक है भाई? हाँ जी, मेरा सवाल बोलो बच्चे, इसको माइक देना जरा, ये कुछ कहना चाह रही है बच्ची। सर आपका ऊपर वाला आपका नाम एग्जाम्पल था? आपका नाम था विधि। विधि। नंबर कितने आए? सर मैंने ग्रुप 2 दिया था, तो मैंने आपसे ऑडिट पढ़ी है, अच्छा मैं वही कहूँ कि पास हो गया ग्रुप 2? कितने तभी मैं नंबर? यहाँ पे बैठी हूँ ना। कितने नंबर आए? ऑडिट में 51। 51, बढ़िया है, पास हो गए। बाकी सब्जेक्ट्स में ग्रुप 2 में? मेरे कॉस्ट में 73, कॉस्ट में 73, वाह। एफएम में 59। एक नंबर दे देते सर जो दिए नहीं मुझे, 60 में एग्जाम्शन हो जाती। और ऑडिट में 51। 1। चलो अच्छे नंबर है मेरी नज़रों में। तो पहले 2 दे दिया आपने, ठीक है, 2 पहले दे दिया। भाई सुन लो, ऐसा भी ऑप्शन होता है कि पहले 2 दे दो, बाद में अब ये 1 आप तैयारी कर रही है 1 की, तो आप अभी सितंबर के लिए, ठीक है, गुड बेटा। विधि कुछ कह रहे थे, आप बताओ। ऊपर वाला एग्जाम्पल आपका, तो ये जो आपका 12/3/26 का है, तो इसमें फर्स्ट ईयर एंड तो 31 मार्च 2026 को होएगा ना, जो कौन अभी से होएगा। वाले? हाँ, इनका यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक विधि ने बात उठाई है। इनका पहला फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो रहा था?
ये देखो, ये एग्जाम्पल थोड़ा अलग होगा नहीं बेटा, विधि 26 है। हाँ तो 26 में ही तो खत्म हुआ ना, 31 मार्च 12 को। एक मिनट, विधि का बात सही है। ये देखो इंटर वाले बच्चा बैठा हुआ ग्रुप 2 का, 12 मार्च 26, पहला फाइनेंशियल पहला 31 मार्च कौन सा था? 31 मार्च 26 था, यस और नो? इस पे नहीं करना, अगला 31 मार्च कौन सा आएगा? ये 27 पे ही तो एंड हुआ ना। मेरा डर, अभी मैं उस पर 2 मिनट, आप बीच में भी पंगा मत लो एक और, पहले इसका पंगा क्लियर कर लें। हाँ जी, आई रिपीट, पहले 31 मार्च लिख लो, जो पहले है उसको काट दो, आप अगले 31 मार्च पे जाएंगे। हमने क्या कर दिया था, हमने 31 मार्च 28 लिख दिया, 31 मार्च 28 की नीड ही नहीं थी। 31 मार्च कौन सा आएगा? 27, क्योंकि पहला 31 मार्च छोड़ के अगले 31 में जाएंगे आप। अब सवाल, सर ऐसा कंपल्शन है? देखते हैं, अगर एलएलपी ने अपना बिजनेस 31 के बाद किया, फाइनेंशियल ईयर मे एंड ऑन, लॉ मेकर ने यहां पे एक सवाल बोला, यहां पे वर्ड लगा दिया मे। अब मे का मतलब कोई बताएगा क्या होता है मे? चॉइस दे दी एलएलपी को। अब जब कंपनी लॉ पढ़ोगे वहां मे नहीं लगाएगा, वहां शैल लगा देगा। मेरा सवाल, अब जरा इंटरप्रिटेशन लेते हैं। लॉ मेकर कह रहे हैं जिन्होंने भी अपना बिजनेस 30/9 के बाद शुरू किया, मान लो किसी ने अपना बिजनेस 1 अक्टूबर 26 को शुरू किया, आपका पहला 31 मार्च 26 27 आएगा। इस पे मत करो, कब करो? 31 मार्च 28। यही बोला ना लॉ ने। लॉ ने कहा ये मैं आपको चॉइस दे रहा हूं, चॉइस दे रहा हूं। अगर आप चाहो अगले 31 पे नहीं करना चाहते, आप पहले ही क्लोज करना चाहो, वो आपका चॉइस है। करेंगे नहीं, बट मे वर्ड है तो इंटरप्रिटेशन लेनी पड़ेगी। किसी ने अगर बिजनेस 1 अक्टूबर 26 को खत्म किया, वो कहते हैं मैं तो पहले पे ही क्लोज करूंगा अपना, मैं आगे लेके नहीं जाऊंगा। लॉ ने कहा ठीक है भैया, आप आगे मत लेके जाओ, इसी पे कर लो। क्या बात समझ आई? क्या बोली लॉ ने? क्या वर्ड लिखा है यहां पे बताना? मे। मे का मतलब क्या है? कमन फास्ट चॉइस। चलो इसको जोर से एक बार सम अप करो मेरे लिए। अगर किसी ने अपना बिजनेस 30 सितंबर के बाद शुरू किया, तो उसको अपना पहला फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज करना है? कमिंग 31 को या नेक्स्ट 31 को? नेक्स्ट 31 को। लेकिन अगर वो चाहे तो कमिंग 31 को भी क्लोज कर सकता है। करते नहीं है प्रैक्टिकली, मैं बता रहा हूं क्यों। रीजन सुनो, अगर कोई बंदा है जिसने 10 मार्च को ही अपना बिजनेस शुरू किया आज, तो लॉ की नजरों में तो इसका पहला फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो रहा है? 20 दिन बाद। अब 20 दिन के अकाउंट्स कौन बनाएगा? प्रैक्टिकली कौन बनाएगा? अच्छा पता है कलेश क्या है, अकाउंट्स बनेंगे तो उसको ऑडिट कराना पड़ेगा, चेकिंग करानी पड़ेगी, तो कोई बनाता नहीं है। लॉ ने लिख दिया, बट हम तो उसको इंटरप्रेट क्या करना चाहिए, जैसे वो कह रहे हैं हम वैसे ही पढ़ देते हैं। कोई नहीं बनाता इतना छोटा, सब लोग अगले 31 पे जाते हैं। क्या बात क्लियर है? एक बार फिर से सम अप करूंगा। अगर कोई पूछे व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर, तो क्या होगा बेटा बताना जरा? 1 अप्रैल से 31 मार्च। अगर 30 सितंबर के बाद शुरू किया है तो लॉ मेकर ने बोला 31, या तो 31 मार्च ये वाला ले लो, या 31 मार्च नेक्स्ट वाला ले लो। दोनों चॉइस देता हूं आपको। ये एलएलपी में दोनों चॉइस दे दी आपको। क्या बात क्लियर है? नहीं भैया कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा मैं, अभी भी कहोगे 2 मिनट रुक जाऊंगा इस पे। मेरा सवाल, अब हमारे सामने क्या आया बच्चे? दोबारा रिपीट करूं एक बार, क्लियर है? चलिए अब देखिए, व्हाट इज फॉरेन एलएलपी? कोई ऐसी एलएलपी जो इंडिया के, बट उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलएलपी क्या होती है? सर कोई भी पार्टनरशिप फर्म अगर इस लॉ में रजिस्टर्ड होगा तो उसको क्या बोला जाएगा? एलएलपी। एलएलपी एग्रीमेंट को याद कराएगा। व्हाट वाज एलएलपी एग्रीमेंट? सर एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में, जिसमें इनके राइट्स और कोई बच्चा याद कराएगा। अगर खुद एग्रीमेंट नहीं बनाएंगे तो फिर इनको क्या फॉलो करना पड़ेगा? शेड्यूल 1 फॉलो करना पड़ेगा। याद आया किसी को? खुद का एग्रीमेंट नहीं बनाओगे तो शेड्यूल 1 फॉलो करो। नेक्स्ट, ये देखो यही बातें हमने यहां पे भी पढ़ी। बताओ बेटा नाम का मतलब क्या होता है? नेम। सर पार्टनर की बात कर रहे हो तो पार्टनर का नाम, फोरनेम, मिडिल नेम, सरनेम। अमन कुमार शर्मा। क्या बात कर? पार्टनर अपना नाम लिखेगा। बॉडी कॉर्पोरेट का नाम क्या होता है बेटा बताओ? उसका जो रजिस्टर्ड नेम। क्लियर है? नाम का मतलब आपको अपना पूरा नाम लिखना पड़ेगा। सर ये नाम का पंगा कहां आता है? देखो क्या याद है, हर एलएलपी एग्रीमेंट में सारे पार्टनर्स का नाम एड्रेस होना चाहिए। तो नाम से मेरा मतलब है पार्ट इंडिविजुअल है तो उसको अपना पूरा नाम लिखना है, और बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसको अपना सिर्फ
अपना जो कंपनी का नाम है, मान लो एबीसी लिमिटेड, तो एबीसी लिमिटेड लिखेगी वो। पार्टनर उसको बोलेंगे जो एलएलपी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग एलएलपी का क्या बन गया। पार्टनर बनने के लिए क्या फॉलो करना पड़ता है दोस्तों बताओ, एलएलपी एग्रीमेंट। किसी को याद है रीजनल डायरेक्टर रजिस्ट्रार से नीचे की रैंक है या ऊपर की रैंक है? रीजनल डायरेक्टर एक गवर्नमेंट ऑफिसर है जो आरओसी के ऊपर होता है, अपॉइंटेड बाय सीजी अंडर दिस एक्ट और अंडर दी कंपनीज एक्ट। अंडर दिस एक्ट से मतलब या तो इसको इस एक्ट में अपॉइंट किया जाएगा या फिर कंपनीज एक्ट में। ये सीनियर होता है रजिस्ट्रार के ऊपर। अगर रजिस्ट्रार कभी परेशान करे तो हम उसकी शिकायत किसको करते हैं, जाके रीजनल डायरेक्टर को। इसका रेफरेंस कहाँ आएगा? जिन्होंने कंपाउंडिंग पढ़ी थी उनको याद होगा, कंपाउंडिंग हमेशा कौन करता है? रीजनल डायरेक्टर। क्लियर है सर? रजिस्ट्रार कौन है? रजिस्ट्रार, अरे जो एलएलपी को क्या करता है बताओ बेटा? किसी को याद है एलएलपी के लिए सेपरेट रजिस्ट्रार है या जो कंपनी वाला है वही है? कमन वास, कंपनी वाला ही है बेटा। रजिस्ट्रार ना, अगेन रजिस्ट्रार भी बड़े सारे होते हैं बेटा। एक होता है रजिस्ट्रार, एक होता है रजिस्ट्रार, इसके साथ एक और होता है एडिशनल रजिस्ट्रार, इनके नीचे होता है ज्वाइंट रजिस्ट्रार। ज्वाइंट के नीचे नहीं, ज्वाइंट भी इनके बराबर होता है। रजिस्ट्रार, एडिशनल और ज्वाइंट ये रैंक बराबर है। एक को रजिस्ट्रार सबसे बड़ा, अगर आप मुझसे पूछोगे नहीं रैंक बराबर है, बट बड़ा इनमें रजिस्ट्रार होता है। रजिस्ट्रार अगर एक काम ना कर पाए तो एक और रख देते हैं एडिशनल रजिस्ट्रार। कई बार दो इकट्ठे रखते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों बताओ? ज्वाइंट रजिस्ट्रार। इनके नीचे कौन होता है दोस्तों बताओ? रजिस्ट्रार है, एडिशनल रजिस्ट्रार है, एडिशनल के साथ कौन है बच्चों? ज्वाइंट। इन तीनों के नीचे कौन बैठे हैं? डिप्टी। और डिप्टी के नीचे कौन बैठे हैं? असिस्टेंट। ये रैंक है इनकी। लॉकअप है, मुझे मतलब नहीं है, ये सब मेरे नजरों में रजिस्ट्रार है। अब तुम छोटे शहरों में चले जाओ, सपोज करो मैं चंडीगढ़ चला जाऊं, चंडीगढ़ में रजिस्ट्रार थोड़ी ना बैठा होगा, असिस्टेंट रजिस्ट्रार बैठा होगा। दिल्ली में रजिस्ट्रार बैठा हुआ है, दिल्ली बड़ी राजधानी है, यहाँ रजिस्ट्रार बैठा है, बट चंडीगढ़ में तो आपको एडिशनल रजिस्ट्रार मिलेगा। मान लो बंगाल में आपको डेप्यूटी रजिस्ट्रार मिलता है, बंगाल में लॉकअप है, आपको उसके डेजिग्नेशन से मतलब नहीं होना चाहिए। रजिस्ट्रार कोई भी बैठा हो, आप उसके पास जाइए और अपने एलएलपी को रजिस्टर करवाइए, चाहे वो इस एक्ट में बैठा हो, चाहे वो कौन से लॉ में हो बेटा बताओ, चाहे वो इस एक्ट में अपॉइंट हो, चाहे वो कंपनी एक्ट में अपॉइंट हो। रियल लाइफ में बताओगे रजिस्ट्रार इस लॉ में अपॉइंट हुए हैं या कंपनी लॉ में अपॉइंट हुए हैं? कंपनी लॉ। क्लियर है? रजिस्ट्रार में सब आती है। किसी को याद है व्हाट इज स्मॉल एलएलपी? जिसका कैपिटल, जिसका कंट्रीब्यूशन कितना है दोस्तों बोलो? पार्टनर्स ने जिसमें 25 लाख लगाए और जिसका टर्नओवर 40 लाख है, और जो कुछ कंडीशंस पूरी करती है। एक बार बताना स्मॉल एलएलपी की पहली लिमिट क्या है? जिसका कैपिटल कितना है? 25 लाख। एक एलएलपी है जिसमें ए ने 10 लाख लगाया, बी ने 5 लाख लगाया, बस दो ही पार्टनर है, दोनों का मिला के 15 लाख है। क्या पहली कंडीशन पूरी होगी? कैपिटल 15 लाख है। दूसरी एंड है, साथ में दूसरी कंडीशन क्या है? इसका टर्नओवर जो इसके अकाउंट्स में दिखाई दे रहा है पिछले साल का, वो कितना होना चाहिए मैक्स टू मैक्स? जिसका टर्नओवर 40 लाख है। मेरा डाउट, अब आप एक बार फिर से बताओ, जिसका कैपिटल कितना है? फास्ट फास्ट। जिसका कैपिटल अप टू 25 लाख है और जिसका टर्नओवर अप टू 40 लाख है। ये जो दो कंडीशन पूरी करेगी वो स्मॉल एलएलपी है। सीजी चाहे तो 25 लाख की लिमिट को बढ़ा के 5 करोड़ तक लेके जा सकती है। सीजी चाहे तो 40 लाख के टर्नओवर की लिमिट को बढ़ा के कहां तक लेके जा सकती है? 50 करोड़। फिलहाल नहीं लेके गई। तो जो एलएलपी ये दोनों कंडीशन पूरी कर दे, जिसका कैपिटल अप टू 25 लाख है एंड जिसका टर्नओवर अप टू 40 लाख है, जो ये दोनों कंडीशन पूरी कर दे, मेरी नजरों में वो एलएलपी कैसी एलएलपी है बताओ? स्मॉल। किसी को याद है स्मॉल कंपनी कौन सी थी? याद कराओगे? जिनका पेड अप कैपिटल 4 करोड़ था और टर्नओवर 40 करोड़ था। अब हो गया 10 करोड़ और 100 करोड़। इंटर में पढ़ोगे लिमिट्स अमेंडमेंट आ गई है। अब स्मॉल कंपनी उसको बोलेंगे जिसका पेड अप 10 करोड़ है एंड टर्नओवर 100 करोड़ है। देखो वहां 10 और 100 करोड़ पे पहुंच गए और एलएलपी में अभी भी 25 और 40 लाख पे बैठे। क्या बात क्लियर है? मेरा डाउट सर, ट्रिब्यूनल कौन होते हैं कोई बताएगा? ये स्पेशल कोर्ट होते हैं। ये स्पेशल कंपनी लॉ के और एलएलपी लॉ के जो भी केसेस होते हैं ना, वो इनमें ये लोग सुनते हैं। ट्रिब्यूनल एक स्पेशल कोर्ट होता है सिर्फ कौन से केसेस सुनने के लिए? कंपनी लॉ और एलएलपी लॉ के केसेस बस। ट्रिब्यूनल
ट्रिब्यूनल, आप ये जो ट्रिब्यूनल का नाम क्या है बेटा बताना जरा, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये सिर्फ कंपनी के केसेस सुनेगा, इनका ऑफिस दिल्ली में ही है। आपको कंपनी या एलएलपी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, केस करना है, तो आप, आई रिपीट, मुझे आप सबको बोलना है एनसीएलटी का रेफरेंस कहाँ आता है, तुम्हें याद है? वाइंडिंग अप वॉलेंटरली भी होती है और ट्रिब्यूनल भी करता है। ट्रिब्यूनल का मतलब कौन सा ट्रिब्यूनल? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। सर ट्रिब्यूनल कौन होते हैं? अगर सिर्फ ट्रिब्यूनल सुनना है तो ट्रिब्यूनल मीन्स स्पेशल कोर्ट। हम यहां पे कौन से ट्रिब्यूनल की बात कर रहे हैं दोस्तों, बताना जरा। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। जब भी ट्रिब्यूनल का नाम आएगा तो आपने एनसीएलटी बोलना है। लो बच्चे, सारी डेफिनेशंस आपकी कंप्लीट हो गई। मन तो बहुत है, जनवरी 26 का पेपर को आप दिखाए थे मैंने उसके क्वेश्चन, जनवरी 26 के दिखाने का मन बहुत है, लेकिन आप लोगों ने एलएलपी बहुत दिनों से रिवाइज नहीं करा। कर पाओगे क्वेश्चन? कुछ याद है? नहीं, ओरल में, रिटर्न में नहीं, ओरल में पंगा ले पाओगे या रहने दें? हाँ भाई बोलो, क्या कहती है पब्लिक? बाकी क्वेश्चन तो मैंने साथ साथ सारे करा दिए, जैन 26 का नहीं कराया। बच्चों का मोरल नहीं दो डाउन करना। एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इंटरमीडिएट, नहीं नहीं डरना नहीं है। क्वेश्चन के साइज देखना जरा, एक एक क्वेश्चन एक एक पेज का होता है। ये एक पेज का क्वेश्चन है पूरा 5 नंबर का। अच्छा, ये उसका क्वेश्चन है एलएलपी में। पता है क्वेश्चन किसका आया? एंडिंग में देखो, एलएलपी ट्रिब्यूनल की बात नहीं मान पा रही, कॉम्प्रोमाइज के लिए बोला था, वो ट्रिब्यूनल की बात नहीं मान पा रही। याद है किसी को? ट्रिब्यूनल ने कॉम्प्रोमाइज के लिए बोला, एलएलपी नहीं मान पा रही। जब कॉम्प्रोमाइज वर्कआउट नहीं होगा तो फिर क्या होगा? वाइंडिंग अप होता है एलएलपी का। सेक्शन 62 पे क्वेश्चन था। नहीं, मैं नहीं करा रहा, टेंशन मत लो, मैं डिटेल में क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहा। एक क्वेश्चन ये था एलएलपी पे। एलएलपी की ना एक बढ़िया से रिवीजन करवा दूं? पेज 29 के भी देख लेता हूं, 1 मिनट। ये क्वेश्चन आया यार, देखो आज कितने दिनों के बाद मिल रही हो, कोई बताएगा? नहीं, एलएलपी की एक रिवीजन होनी चाहिए, पूरा एलएलपी 2 घंटे लगा के होना चाहिए। मैं देखता हूं, मैं निकालता हूं, अगर टाइम निकलता है एक एलएलपी की रिवीजन करवा देता हूं। अब तो लर्न करना है, तो रिवीजन की जरूरत तो नहीं है। टैलेंट, हाँ अभी बताता हूं। हाँ, मेरा सवाल, बच्चा कुछ कह रहा है सर, कुछ रहता है? हाँ बेटा, सेक्शन कौन से पे क्वेश्चन मुझे नहीं पता। 64 क्या था? 1 मिनट जरा देखना यार, वो तो सीधा क्वेश्चन होगा या केस स्टडी है? देख लो यार क्या क्वेश्चन है, 1 मिनट। नहीं, मेरे पास स्क्रीन वो है नहीं, एक मिनट रुको। पेज नंबर बताना आपके नोट्स का। 29। ये लो यार, सर्कमस्टांसेस बताओ, एलएलपी को ट्रिब्यूनल कब ऑर्डर देगा वाइंडिंग अप करने को? कितने सर्कमस्टांसेस हैं? सेम क्वेश्चन दोबारा, ये 5 सर्कमस्टांसेस हैं। फिर क्या बोला? देखो, एक लड़ाई हो गई है एलएलपी और उसके पार्टनर्स के बीच में। 2 पार्टनर्स, 1 ड्यू टू क्वारल लेफ्ट दी एलएलपी। आउट ऑफ 2 पार्टनर एक छोड़ के चला गया। कितने बचे? 2 थे, एक चला गया छोड़ के। द अदर पार्टनर अलोन कंटिन्यूड द बिजनेस। आपसे पूछा जा रहा है एज एन एक्सपर्ट, क्या अकेला बंदा एलएलपी चला सकता है या वाइंड अप करना पड़ेगा? 6 महीने के अंदर ले आओगे तो बढ़िया, नहीं तो 6 महीने के बाद क्या ट्रिब्यूनल आपको वाइंड अप कर देगा? बताओ। ये देखो एक और क्वेश्चन है। एक एलएलपी है, 2010 में बनी थी 10 पार्टनर के साथ, क्लियर है, लेकिन एलएलपी को बाद में लॉसेस होने शुरू हो गए। उसने
डिड नॉट फाइल इट्स एनुअल रिटर्न फ्रॉम 2021। 2021 से एनुअल रिटर्न जमा नहीं कराया। कोई बच्चा बताएगा 20-21 में भी नहीं कराया, 21, 22 में भी नहीं, 22, 23-24 में भी नहीं, 24, लगातार 5 साल अगर एनुअल रिटर्न जमा ना कराओ, किसी को ध्यान है? अगर एलएलपी के एनुअल रिटर्न जमा ना हो लगातार 5 साल, तो क्या ट्रिब्यूनल एलएलपी को वाइंड अप कर देता है? बताओ बच्चे। ये वही क्वेश्चन था कि एलएलपी का क्या होगा इस केस में। और कोई क्वेश्चन बचा था? ये देखो, ये मिक्स क्वेश्चन था। हाँ जी, ये मिक्स क्वेश्चन है। किसके ऊपर क्वेश्चन है सर ये? चलो इसका एक पार्ट आप अभी बता दोगे। बताओ, क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी एलएलपी की पार्टनर बन सकती है? एलएलपी में पार्टनर सिर्फ 2 ही लोग बन सकते हैं, इंडिविजुअल्स और बॉडी कॉर्पोरेट। बताओ, आज बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन पढ़ी थी, कोऑपरेटिव सोसाइटी बॉडी कॉर्पोरेट, तो वो नहीं पार्टनर बन सकती। क्या बात क्लियर है? ये वाला पार्ट आपको आता है। ऊपर वाले पार्ट कैपिटल पे है, हमने पढ़ा हुआ है कैपिटल। मिक्स का मतलब था कि कुछ पार्ट कैपिटल, एक पार्ट कैपिटल का, एक पार्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी का है। लो जी, बाकी क्वेश्चन के स्टडीज तो आपने देखनी है, अब मैंने सफिशिएंटली करा दिया, आप सब ने अब इसको लर्न कर लेना है। क्लियर? अब सर मंडे से आप क्या करोगे शुरू? मंडे का शेड्यूल क्या रहेगा? शेड्यूल तो देखो आपके पास आ गया होगा। आई एम नॉट हियर टू टेल यू दी शेड्यूल। ये देखो, ये देखो बेटा, ये वॉल्यूम 1 है आपका। वॉल्यूम 1 अभी ये 180 पेज का था पिछली बार, इस बार थोड़ा मोटा कर दिया। मोटा इन द सेंस, पिछली बार क्वेश्चन बैंक अलग से दिया था, इस बार फाउंडेशन की तरह मैंने आपके क्वेश्चन टॉपिक के नीचे डाल दिए, तो वो 250-300 पेज का हुआ है बेटा। इसके अंदर कितने चैप्टर्स हैं? सिर्फ 6 चैप्टर्स। ये आधा कंपनी है इसके अंदर, इसमें 6 चैप्टर्स है कंपनी के। इसमें हम रफली स्पीकिंग 1 महीना लगेगा, कम लगेगा, मैं अपर लिमिट बोलता हूं आपको। क्या बात क्लियर है? ये मैं शुरुआत में कराऊंगा। अगर हमारा बैच 16 तारीख को शुरू हो रहा है, 16 मार्च को, तो आप मान के चलना 15 अप्रैल के आसपास जाके हम वॉल्यूम 1 फिनिश करेंगे। क्या बात क्लियर है? जब वॉल्यूम 1 में कितने चैप्टर करे हमने कंपनी के? 6। अब हम आएंगे वॉल्यूम 2 पे, जिसमें कंपनी के बचे हुए 5 चैप्टर्स हैं। क्या बात क्लियर? 7, 8, 9, 10, 11 ये हैं कंपनी के मगरमच्छ चैप्टर्स। मगरमच्छ समझते हैं? इनका पेट ही नहीं भरता। ये देखो, चैप्टर 7 है, 66 पेज का चैप्टर, 66 पेजेस का एक ही चैप्टर। ये देखो 50 पेज का चैप्टर है, ये मगरमच्छ चैप्टर से ये कंपनी। ये कंपनी के बचे हुए चैप्टर भी 1 महीना लगेगा। और फिर ये 4 टॉपिक्स जो हैं अदर लॉस, जिसमें हमने क्या कर लिया बताओ? एलएलपी। इनमें हमें 15 दिन लगेंगे, 15 से 20 दिन। तो आप मान के चलना कि अप्रॉक्सीमेटली 2.5 महीने का टारगेट है हमारा। हम 16 मार्च को शुरू कर रहे हैं, तो अप्रैल मई एंड तक अपना कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश होगी। एलएलपी लास्ट में देखेंगे, जरूरत पड़ी तो कराऊंगा, वैसे कराता नहीं हूं मैं झूठ नहीं बोलता, आंख मार रहा हूं, कराता नहीं। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, मई आ जाएगा, बच्चे उस समय पता है क्या कहेंगे? मैं बताता हूं क्या होगा उस समय। जो इस बार हुआ था, आधे से ज्यादा ने एलएलपी कर रखा होगा, कुछ होंगे जिन्होंने एलएलपी, अब वो जिन्होंने कर रखा होगा वो पता क्या बोलेंगे? सर ऑडिट शुरू कर दो सर, एलएलपी हुआ पड़ा है सर। जिन्होंने नहीं किया होगा वो कहेंगे सर प्लीज एलएलपी करा दो। तो मैं मेजॉरिटी देखूंगा, अगर मेजॉरिटी कहेगी एलएलपी दोबारा कराओ तो दोबारा करा दूंगा, नहीं तो आपके लिए मैंने 1-2 घंटे की एलएलपी रिवीजन रिकॉर्ड करनी है। वो मैं किसी भी दिन बैठ के एलएलपी 2 घंटे की रिवीजन रिकॉर्ड कर दूंगा, क्योंकि एलएलपी जिनको भूल गया है, कोई बात नहीं, भूल गया, रिकॉर्डेड रिवीजन में आपको दोबारा मिल जाएगा। मेरा सवाल, वॉल्यूम 3 कर दूं इस बार, ये अदर लॉ अलग वॉल्यूम में डाल दूं कि 2 वॉल्यूम बहुत है? 2 ही वॉल्यूम से नहीं यार, ये बहुत मोटी हो जाएगी। देखो बिना क्वेश्चन के ही इसमें 350 पेजेस है, बिना क्वेश्चंस के ही। क्वेश्चन के साथ तो 400-450 पेज की किताब हो जाएगी, बहुत मोटी लगेगी।
अदर लॉ अलग कर देते हैं एक बुक में, है ना, अदर लॉ अलग कर देते हैं। सर वेटेज वाइज देखो बेटा, कंपनी के पहले कंपनी को 2 पार्ट में डिवाइड किया, पहले 6 चैप्टर्स इनकी वेटेज और आखिरी 5 चैप्टर्स इनकी वेटेज बराबर है। आप कह सकते हो जो बाकी के 5 चैप्टर है ना, उनकी वेटेज थोड़ी सी ज्यादा है, इन वाले कंपनी की वेटेज थोड़ी सी ज्यादा है, और ये लेंथ में भी बहुत लंबे है। सर आपका अप्रोच क्या रहेगा? मैं देखो शुरुआत कंपनी से करता हूं क्योंकि लेंदी बहुत है। मुझे एक बच्चा भी बोलता है सर अदर पहले करा दो, फाउंडेशन की तरह करते हैं ना, अदर छोटे से हैं पहले कर लेते हैं, एंड तक हम आप उसका टेस्ट लेते रहे ना, अदर तो लर्न हो ही जाएंगे। जैसे पिछली बार पार्टनरशिप कंपनी लर्न हो गया था, तो वो तो 30 नंबर के, 30 के भी नहीं है बेटा अदर, फेमा 10 का, एलएलपी को भी तो जोड़ो 10 का, अदर ये 40 के हो गए। तो बच्चा बोला सर पहले अदर करा दो, ये 40 तो पक्के कर लें। मैंने कहा बच्चे मैं कराना चाहता हूं लेकिन करा नहीं सकता। ये जो 2 है ना बीच में, जर्नल क्लॉज और इंटरप्रिटेशन, इनकी लैंग्वेज पथेटिक है, समझने में बहुत आसान है लेकिन लैंग्वेज रेगुलेटरी पढ़ा किसने? रेगुलेटरी, उससे भी ऊपर की लैंग्वेज है। वो शुरुआत में मैं आपका मोरल डाउन नहीं करूंगा। क्या बात क्लियर है? तो ऐसा करेंगे, अप्रोच वेरी क्लियर। कंपनी का वॉल्यूम 1 1 महीने में कंप्लीट करते हैं और साइड करते हैं। उसके बाद पहले अदर लॉ करेंगे। अदर लॉ तो थोड़ा सा बच्चे बोर हो जाते हैं कंपनी पढ़ पढ़ के, वॉल्यूम 1 खत्म करके, जैसे पिछले बैच ने किया, पहले वॉल्यूम 1 किया, फिर बीच में अदर लॉ किए, अदर लॉ के बाद लास्ट में कंपनी के बचे हुए वॉल्यूम 2 के चैप्टर्स। क्या क्लियर है? तो यही अप्रोच रहेगा रेगुलर क्लास में। अब आप पूछ सकते हैं क्या करना है। क्या बोल रहे हैं? आरटीआई। भाई जिनका पेपर, मेरी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने पेपर में बहुत अच्छे नंबर लिए, एवरेज लिए, आरटीआई से अपना पेपर जरूर निकलवाओ, अकाउंट्स और लॉ का। सब बच्चे अपना अपना पेपर निकलवाओ। देखो तो सही आपने जो लिखा, मार्क्स आपको कितने मिले। हाँ जी, मेरा डाउट, आपने आरटीआई के वेबसाइट पे जाना है, सीधी बात है, आरटीआई ऑनलाइन। हाँ जी, सब बच्चे प्लीज बोर्ड पे देखिए, सबसे पहले हमें लॉग इन करना पड़ेगा। आई रिपीट, मेरा डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, होम पे वापस आ जाओ, सबमिट रिक्वेस्ट, नॉट लॉग इन, यहां पे ऑप्शन है सबमिट रिक्वेस्ट। मैं वापस जा रहा हूं, बैक नहीं जाता। देखो बेटा स्क्रीन पे ही है सबमिट रिक्वेस्ट। सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक किया, आई हैव रेड दी, अंडरस्टूड दी पे टिक लगाया, सबमिट कर दिया। अपना ईमेल आईडी डालेंगे और अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, सिक्योरिटी कोड डालेंगे, तो आपका ये स्क्रीन खुलेगी। खोलूं? किसका ईमेल आईडी डालूं, किसका वो डालूं? नहीं, हम आरटीए करेंगे नहीं। किसी की आरटीए में लगा दूं यहाँ पे एक, आप में से किसी की, आपकी लगा दें। अपना ईमेल आईडी बोलो। MITTAL, ठीक है, UTRA। हाँ तो स्पेलिंग बोलो ना, मुझे को स्पेलिंग थोड़ी ना पता है, बोलो आप। UTKARSH 537@gmail। मोबाइल नंबर प्लीज 9717554314। हाँ जी, क्या हो गया? नंबर ही गलत बोला था यार, तो उस समय बोलना था ना जब मैं सबमिट कर रहा था यार। बड़ा बोरिंग कर देते हो, जल्दी बोलो। MITTALUT, UT के बाद KRSH। एक तो हंसना नहीं है बोलते समय। 537@gmail। अपना पहले ईमेल आईडी चेक कर। नाइन 97
175,431,42। हाँ जी, लोड होने में टाइम लगा रहा है। किसी ने भी नहीं अप्लाई किया आरटीआई से अभी? नहीं, वो नहीं, पेमेंट हो गया, बात खत्म होगी बस। उसके बाद अब वेट करो, 30 दिन में आ जाएगा आपके पास। हाँ जी, ओटीपी बताओ भाई, ईमेल वाला 572542। सिलेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। देखना भाई, अथॉरिटी आईसी लो जी, उत्कर्ष आपका मेल आईडी आ गया। कंफर्म ईमेल आईडी दोबारा से डाल देंगे ये वाला, अगर अलाउ करता है पेस्ट करना। ठीक है, ठीक है भाई। स्पेलिंग एड्रेस ज़रूरत नहीं है, और बट उन्होंने मांगा है तो कुछ भी, क्योंकि देखो उन्होंने हाईलाइट किया है तो भेजना पड़ेगा। उन्हें पता होना चाहिए कि एड्रेस डाल देते हैं। स्टेट हो गया आपका दिल्ली, स्टेटस अर्बन हो गया। एजुकेशन में बेटा क्या डालूं? लिटरेट में कितने हो? अपना फ़ोन नंबर दोबारा, ये डालना कुछ ज़रूरी नहीं है, सिर्फ एड्रेस ज़रूरी है। मैंने ये डाल दिया, रिठाला मेट्रो स्टेशन। ठीक है, हाँ ठीक है ना। मेरा सवाल, इज दी एप्लीकेंट बिलो पॉवर्टी लाइन? नो। नहीं, अगर आप यस कर दोगे तो 10 रुपये भी बच जाएंगे आपके। फिर वो प्रूफ मांगेगा आपसे, सर्टिफिकेट। 30 डेज यहाँ पे जाके हाँ ठीक कर देती है। बाय अपना नाम, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना नाम और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के, अपना अटेम्प्ट डाल के, 3 चीज़ें डालनी है, नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना अटेम्प्ट, और कौन कौन सी आंसर शीट चाहिए, पूरा पेपर का नाम। पेपर 1 प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी, पेपर 2 बिजनेस लॉ, पूरा क्लियरली लिख के प्लीज सेंड मी दी सर्टिफाइड कॉपीज, ये आपने लिखना है। हाँ जी, कुछ नहीं लगाना, डॉक्यूमेंट कोई नहीं लगाना। लगाना चाहो सेफ राइड लेने के लिए तो अपना एडमिट कार्ड की कॉपी लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं है। अब पेमेंट करके, पेमेंट हो गई थी? नहीं, किसी ने करा था, हो गया था? आप कह रहे हो पेमेंट हो गया था? पेमेंट 10 रुपये की पेमेंट है, कर दोगे 30 दिन में आपके पास, मैक्स टू मैक्स 30 दिन में आ जाएगी। 30 दिन में नहीं आती फिर हम सबमिट करते हैं फर्स्ट अपील। अगर 30 दिन में कॉपी नहीं आई आपके घर पे, आप अपना स्टेटस बीच में चेक करते रहना, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के। जब आप फाइल कर दोगे, रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी डाल के आप वेरीफाई कर सकते हो कि क्या हुआ। नहीं आया 30 दिन में जब आप, तो आप सबमिट करेंगे फर्स्ट अपील। फर्स्ट अपील बड़ी पावरफुल होती है। आपको आरटीआई का ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और अपना ईमेल आईडी डालना है, आपकी फर्स्ट अपील चली जाएगी। ये फ्री में जाती है, इसके कोई पैसे नहीं होते फर्स्ट अपील के। फिर आपको और जल्दी जवाब आ जाएगा। तो ये सब बच्चे ज़रूर करें। देखो अभी आप फाउंडेशन में हो, अभी अपने इंटर में जाना है, फाइनल में आना है। इंटर में तो आगे, कहने का मतलब अभी इंटर के पेपर लिखने हैं, फिर फाइनल के पेपर लिखने हैं। तो बेशक आपके नंबर बहुत अच्छे आए, पेपर निकलवाओ अकाउंट्स का, क्योंकि अकाउंट्स आपने दोबारा लिखना है इंटर और फाइनल में। देखो कि क्या गलती हुई है, कि मार्क्स कहाँ कटे हैं आपके, लॉ में कहाँ मार्क्स कटे। 2 ही पेपर निकल सकते हैं, अकाउंट्स और मैथ्स, वो इको और मैथ्स तो निकलेगा नहीं। तो इन पेपरों को निकलवा के रखो अपनी फाइल में संभाल के, ये फ्यूचर में आपके काम आएंगे। ICICI मंगवाओगे 500 रुपीज़ पर पेपर, RTS 100 कर दिया उन्होंने भी, 100 रुपये दे दो उनको, उनका थोड़ा फास्ट आता है। हाँ जी, मेरा डाउट, लेकिन अपने को 10 रुपये में क्या बुरा है।
अच्छा 10 रुपए पर पेपर नहीं है यहां पे? मैं तो आप सबके मंगवा लूं 10 रुपए देके, सबका नाम लिख के, सबका एनआरओ नंबर डाल के, सबका लॉगा पेपर मंगवा लूंगा 10 रुपए देके। यहाँ पर टाइट, यार मैंने वहां दिखाया नहीं था टाइटल, जब आप टाइप करो टेक्स्ट लिखना पड़ेगा आपको, पेपर का पूरा नाम वही लिखना जो आईसीआई की वेबसाइट पे है कि मुझे ये पेपर चाहिए, आपको पेपर 30 दिन में आ जाएगा। चलिए जी बेटा, किसी का कोई और डाउट? हाँ जी, किसी का कोई और सवाल? अब हमारी मुलाकात कब होगी फिर से? मंडे को। मंडे से शुरू करते हैं अपना कंपनी लॉ। बाय टू ऑल बेटा, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। नहीं, लॉगिन करना जरूरी नहीं, सीधा ये देखो ना सबमिट रिक्वेस्ट पे बेटा है तो सही ऑप्शन, बस यहाँ पे क्लिक करके सबमिट करोगे, बस अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालो, शुरू कर दो। बाय बेटा, बाय टू ऑल।